ये बात, ही इज बैक। वो आ गए जिनका इंतजार था। मैं भी पिछला तकरीबन ना 10 महीने से गाना गा गा के ना इंज बिछड़े मुड़ नहीं आए, मेरा भी गला खुश्क हो गया था। तो फाइनली अच्छी खबर ये है बॉबी भाई और बॉबी भाई के फैंस के लिए कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो हमने T20 इंटरनेशनल सीरीज़ खेलनी है उसमें बाबर आजम को T20 इंटरनेशनल टीम का पार्ट बनाया जा रहा है। अच्छा, बाबर आजम को वापस क्यों लाया जा रहा है कि बैटिंग कोलैप्सेस हैं। तो बाबर आजम को इसी चक्कर में तो निकाला था आप लोगों ने, बैटिंग कोलैप्सेस थे, आपको बेसिकली स्ट्राइक रेट का प्रॉब्लम था। तो बाबर आजम ने ना लास्ट दिसंबर में वो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ खेली थी, ठीक है। और जब बाबर आजम को ड्रॉप किया गया था ना, मुझे याद है मैंने उसमें ये कहा था, मैंने कहा आपने बाबर आजम को ड्रॉप तो कर दिए यार, उसकी कोई हल्के हल्के को बल्ले ने कोई हिलजुल शुरू की थी अगर आपको याद हो। होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 41 रन्स किए 146 के स्ट्राइक रेट से, साउथ अफ्रीका में सेंचुरियन में 31 रन्स किए 155 के स्ट्राइक रेट से। तो 3 इनिंग्स ऊपर तले, उसमें से 2 में बाबर आजम ने ठीक मतलब कुछ रन्स निकालने शुरू किए थे और उसके बाद आपने ड्रॉप कर दिया। एंड आई वाज लाइक कि यार थोड़ा और चांस दे देते, लेकिन नहीं, आपने कहा कि नहीं हम नई टीम बनाना चाहते हैं, नया ब्लड लाना चाहते हैं एंड ऑल दैट। ओके फाइन। तो 8 महीनों में वो ब्लड आपका सारा ड्रेन आउट हो गया कि आपको फिर अल्टीमेटली जाकर बाबर आजम की तरफ वापस आना पड़ा। बाय द वे नसीम शाह के बारे में भी बात हो रही है कि नसीम शाह को भी T20 इंटरनेशनल स्क्वाड का पार्ट बनाया जाएगा। अच्छा, बाबर आजम ने पिछले 8 महीने में कोई T20 क्रिकेट ऐसे खेली कोई नहीं, आपके सामने ही है। उसमें सिर्फ वो PSL आता है बीच में, और तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि बाबर आजम ने सिवाय PSL के कुछ खेला नहीं है, और इस साल बाबर आजम ने PSL में 10 इनिंग्स में 288 रन्स बनाए हैं, 36 की बैटिंग एवरेज, 128 का स्ट्राइक रेट। कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रन्स यहाँ पर भी नहीं है। तो इसका मतलब बाबर आजम की इंटरनेशनल क्रिकेट में भी एज पर आपके कोई परफॉर्मेंसेज नहीं है, PSL में भी कोई इतनी खास नहीं है। तो फिर बाबर आजम को आप टीम में वापस ला क्यों रहे हैं? प्लस बाबर आजम की फॉर्म जिस तरह की चल रही है वो, अच्छा इसका कोई जवाब नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, इसका कोई जवाब नहीं। बैटिंग कोलैप्सेस हो रहे हैं सरकार, बैटिंग कोलैप्सेस आपके तीनों फॉर्मेट्स में हो रहे हैं। बैटिंग कोलैप्स आपका टेस्ट क्रिकेट में भी हुआ है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, एंड बाबर आजम इज पार्ट ऑफ द टेस्ट टीम। आपकी ODIs में बैटिंग कोलैप्सेस होते हैं, बाबर आजम इज पार्ट ऑफ द ODI टीम एज वेल। फिर वो मुझे ये बताएं कि वो जो बैटिंग कोलैप्सेस जिनका मैं बात कर रहा हूँ वो किधर जाएंगे? फिर ये जिनकी मैंने अभी आपके सामने रखी है कि बाबर आजम 2 फॉर्मेट्स में ऑलरेडी पार्ट है। अब बाबर आजम की वेस्ट इंडीज़ में 147 है बस। आप वेस्ट इंडीज़ में सीरीज़ हार कर आए हैं, ODI कोलैप्सेस तो वहाँ पर भी थे। कोलैप्सेस आपके जिसे कहते हैं, बाबर आजम ने जो साउथ अफ्रीका में न्यूजीलैंड में जो मैचेस खेले उसमें बाबर आजम की 2 50s थी। उससे ऊपर एशिया कप, उसमें बाबर आजम का देर इज़ अ सिंगल 50, नथिंग मच टू टॉक अबाउट। फिर वो आप चले जाएं ऊपर साउथ अफ्रीका, वहाँ पर आपको कपल ऑफ 50s वो नज़र आती हैं। तो ODIs के अंदर बाबर आजम के होते हुए भी आपके बैटिंग कोलैप्सेस हुए हैं, टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम के होते हुए आपकी बैटिंग कोलैप्सेस हुए हैं। बैटिंग कोलैप्सेस इज़ नॉट द रीज़न। आपने बाबर आजम को सिर्फ और सिर्फ स्ट्राइक रेट की बेस के ऊपर बाहर किया था, उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। अब फिर बाबर आजम को वापस क्यों ला रहे हैं? आप वापस ला रहे हैं बाबर आजम को क्योंकि यू हैव नो अदर ऑप्शन। आपको समझ ही नहीं आ रही किसकी तरफ जाएं। और मज़ेदार बात यह है, आप चलें बाबर आजम को ले तो आएंगे, बॉबी भाई को खिलाएंगे किधर? आपके पास बाबर आजम टॉप ऑर्डर में खेलता है। अच्छा, मोहम्मद रिजवान बाय द वे नहीं आ रहे वापस T20 में, वो ODIs में ही है, उस पर एक अलग से करते हैं। वो मोहम्मद रिजवान के ऊपर भी आ रही चली है। साइम अयूब, फरहान 2, फ़खर जमान 3, ठीक है, सलमान अली आगा 4, हसन नवाज 5, मोहम्मद हारिस 6। सर ये 6 प्लेयर्स हैं जो आपके टॉप ऑर्डर के हैं, और मिडल ऑर्डर, टॉप ऑर्डर एंड मिडल ऑर्डर। अब इसमें आप करेंगे क्या? आप मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे लग रहा है, साइम अयूब को कोई नहीं छेड़ है, साइम और फरहान आपके लिए ओपनिंग करेंगे।
नंबर 3 पे आप बाबर आजम को लेकर आएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने नंबर 4 के ऊपर आई नो आपने डाल देना है फ़खर जमान को। नंबर 4 पे आपने फ़खर जमान को कर दिया। नंबर 5 पे डेफिनेटली सलमान अली आगा खुद आएगा। तो फिर सवाल ही पैदा होता है कि हसन नवाज़ कहाँ जाएगा और मोहम्मद हारिस किधर जाएगा। विकेट कीपर तो आपने रखना ही रखना है, तो छठे पे फिर इसका मतलब है आएगा हारिस, तो हसन नवाज़ तो टीम से बाहर हो गया, क्योंकि फिर आपने फास्ट बॉलर प्लस अपने स्पिनर्स भी रखने हैं, आपने ऑलराउंडर्स भी डालनी है। तो ऑलराउंडर्स में आप नवाज़ और फ़हीम के साथ जा रही हैं, ठीक। 8 तो ये हो गए। फिर आपने 2 फास्ट बॉलर 1 स्पिनर या 2 स्पिनर 1 फास्ट बॉलर, वो डिपेंड करता है आपकी उसके ऊपर। बैटिंग आपकी प्रॉपर जो है वो 6 तक है, फिर 2 आप ऑलराउंडर खिलाते हैं। तो अब मुझे एक बात बताएं कि अगर आप 7वें तक भी ले जाते हैं अपनी बैटिंग को, तो छठे 7वें नंबर पर आप हारिस और हसन नवाज़ को एडजस्ट कर सकते हैं, उससे ऊपर तो उनकी कोई जगह ही नहीं बन रही। तो ये उन दोनों के साथ ज़्यादती नहीं है, स्पेशली हसन नवाज़ के साथ। खैर हारिस भी यंग है, ये उनके साथ ज़्यादती नहीं है। ये तो उनका कैरियर जो है वो ख़त्म करने वाली बात है। वो टॉप ऑर्डर के बैटर हैं, वो मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर में क्या खेल लेंगे। हारिस के साथ यही तो हो रहा है, उसकी जगह नंबर 3 की है, वो आकर खेल रहा है नंबर 6 के ऊपर, 5 के ऊपर, तो वो क्या ही कर लेगा। उसको फिर बीच बीच में नंबर 3 पर चांस दे देते हैं, एक जगह वो सेटल डाउन ही नहीं ना हो रहा आपका बेसिकली प्रॉब्लम है आपका बैटिंग ऑर्डर सेटल्ड नहीं है। आप यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। इतने एक्सपेरिमेंट्स पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में नहीं चलते। ये अगर माइक हैसन का ये माइंडसेट है ना कि मैं हमेशा पर ये बात करता हूँ कि किसी भी बैट्समैन को किसी भी पोजीशन पर भेज दो, वो एडवांस टीम्स करती हैं। वो इंडिया कर सकता है, ऑस्ट्रेलिया कर सकता है, न्यूजीलैंड कर सकता है, साउथ अफ्रीका कर सकता है, वेस्ट इंडीज़ या बाकी जो T20 के कुल्हाड़े हैं वो इन अ वे कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते। आपके बैटर्स की अपनी जो रीजनल पोजीशन है उसके ऊपर बारियां नहीं हैं भाई, उसके ऊपर रन्स नहीं हैं, उसके ऊपर परफॉर्मेंसेस नहीं हैं। वो ऊपर नीचे शफल करके क्या घंटा उखाड़ लेंगे। म्यूज़िकल चेयर आप बेसिकली जिसे कहते हैं, आप यूँ समझें कि आप म्यूज़िकल चेयर जो है ना वो खेल रहे हैं बहुत ही मोटे किस्म के लोगों के साथ। एक तो जिनसे म्यूज़िकल चेयर्स के गिर्द भागा नहीं जा रहा, फिर जब वो एक सीट पे बैठ जाते हैं तो वहाँ अपना शुरू कर देते हैं, सीट उनके नीचे गायब हो जाती है। बीच में कई दफ़ा 2 मोटों की टक्कर हो, एक दीवार पे जाकर बजता है, दीवार अलग से गिरती है, छत अलग से नीचे आती है। तो आपकी बैटिंग ऑर्डर का ये हाल हुआ है। आप बुनियादी तौर पर अपने बैटिंग ऑर्डर को खोते को आपने चिट्टी और काली लाइनें मार कर ना ज़ीब्रा बनाया हुआ है, ऐसे नहीं होगा। तो इस बैटिंग ऑर्डर में बाबर आजम आकर खेलेगा कहाँ, एडजस्ट कैसे करेगा। और अगर बाबर आजम आएगा तो फिर ज़ाहिर बात है कोई ना कोई तो बाहर होगा। हुसैन तलर टीम से बाहर हो रहे हैं, सुना है खुशदिल शाह बाहर हो रहे हैं, और शाइन के बारे में आ रहा है कि उनको शायद एक फॉर्मेट में रखा जाएगा। हारिस रऊफ के बारे में कह रहे हैं कि उनको खिलाया जाएगा, कि आई थिंक सो कि वो रेस्ट करेगा। बट अब खैर वो भी डिपेंड करता है, अभी टीम तो अनाउंस हो जाएगी 1-2 दिनों में। बट बाबर आजम का सबसे बड़ा इशू ये है कि बाबर आजम को आप खिलाएंगे कहाँ पर, क्योंकि आपको अगर आपने हसन नवाज़ को भी डालना है, हारिस को भी डालना है, मिडल ऑर्डर में आपने सलमान अली आका को भी डालना है, तो मोटा मोटा ना 6-5-4 ये सीटें तो यहीं पे फिल हो जाती हैं। आप अपना ये ज़हन में रखिएगा कि आपने 1-2 वो रखे होते हैं ऑलराउंडर्स, नवाज़ और फ़हीम आपके ऑलराउंडर्स हैं, तो आप नंबर 8 तक बैटिंग लेकर जाते हैं। तो नंबर 8 तक जब आप बैटिंग लेकर जाते हैं तो भाई 7 से ऑनवर्ड्स आपकी जगह बुक है, ये ज़हन में रखिएगा। अगर आप उधर इस तरह करते हैं कि 8वें और 9वें पर ले जाती है हसन नवाज़ को और फ़हीम को, तो 10वें 11वें के ऊपर आपका एक स्पिनर एक फास्ट बॉलर। इस हिसाब से अगर आप टीम का बॉलिंग कम्बिनेशन देखेंगे तो आपके पास लेट सपोज शाइन फास्ट बॉलर है, फ़हीम फास्ट बॉलर 2 ये हो गए, नवाज़ आपका एक स्पिनर 3 ये हो गए। बाकी बॉलिंग कौन करेगा? साइम अयूब, ये इसको क्या कहते हैं यार, सलमान अली आका, ये आपकी बॉलिंग लाइनअप है? नहीं, आपको तो कम से कम 2 फास्ट बॉलर या 1 शाहीन, 2 स्पिनर्स, 3 ये, फिर अपना
फ़हीम और नवाज़, आप तो इस कम्बिनेशन के साथ जाते रहे हैं एशिया कप में, इवन ट्राई नेशन सीरीज़ में भी, तो आपके लिए मसाइल बढ़ गए हैं। बाबर आजम के आने से आपकी टीम की परफॉर्मेंस को कोई रंग नहीं लगने, आई एम टेलिंग यू। हाँ, वो खुद अपने कोई रन जोन्स निकाल दे और अपनी जगह सेट, जिसे कहते हैं पक्की पुक्की काट ले, वो एक अलग चीज़ है। आई रियली डोंट थिंक सो कि आपका बाबर आजम के आने से आपकी जो विनिंग स्ट्रीक है वो एकदम से स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा मुझे कुछ होते हुए नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आपका कम्बिनेशन नहीं बैठ पा रहा। अब एक चीज़ है, या तो आप बाबर आजम को ओपनर करें, साइम या फरहान में से किसी एक को बाहर करें। लेट्स सपोज बाबर और फरहान करते हैं ओपनिंग, ठीक है, फिर हम नंबर 3 पर कर दें फ़खर को, फिर नंबर 4 पर हसन नवाज़ को, 5 पर आप सलमान अली आगा को, 6 पे हारिस को, लेट्स से, तो फिर आपका कोई कम्बिनेशन वो समझ में आता है। लेकिन आप क्या साइम अयूब को बाहर करेंगे तो आप एक अच्छे खासे स्पिनर को भी अपने साथ बाहर कर देंगे, क्योंकि साइम अयूब इस टाइम अपनी बॉलिंग की वजह से बेस्ट ऑलराउंडर बना हुआ है आईसीसी रैंकिंग में। वो अपनी बॉलिंग की वजह से नंबर 1 ऑलराउंडर है। हार्दिक पांड्या को उसने नीचे किया हुआ है, अंदाज़ा करो यार। ये तो अजीब ही दिमाग माउफ करने वाली बात है, बट है। तो ये बाबर आजम का आना, आई डोंट नो, मैं तो उसी सवाल में फंसा हूँ कि निकाला क्यों था, वो रीज़न बताओ, और अगर वापस लेके आ गए हो तो अब रीज़न बताओ। 8 महीनों में ऐसा क्या हुआ है? 8 महीनों में बाबर आजम ने ऐसे कौन से, जिसे कहते हैं रन्स के बाहर लगा दिए T20 क्रिकेट में, कि जिसकी बेस के आप उसे वापस ला रहे हैं? और अगर ऐसा नहीं था और वो जिसे कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में ठीक कर रहा था जब आपने उसे निकाला, तो फिर निकाला क्यों था? क्योंकि बाबर आजम के पास तो कोई परफॉर्मेंस नहीं है जिसकी बेस के ऊपर वो वापस आ रहा है। क्या परफॉर्मेंस है? परफॉर्मेंस कुछ नहीं है आपका। बेसिकली बस वो चूँकि टीम का बैटिंग स्ट्रक्चर नहीं ठीक, तो टीम का बैटिंग स्ट्रक्चर अब आपके, जिसे कहते हैं ज़्यादा चांसेस है ज़्यादा घोड़े लगने, क्योंकि अब आपके मिडल ऑर्डर में 2 बैट्समैन एक ही तरह की क्रिकेट खेलेंगे, सलमान अली आगा और बाबर आजम। और ये मैं T20 की बात कर रहा हूँ, दोनों टाइम लेते हैं। दोनों स्पिनर्स के अगेंस्ट T20s के अंदर कितने वो कहते हैं फर्टाइल है, वो हमने रिसेंट देख भी लिया हुआ है। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि हारिस का भी कहते हैं आखिरी चांस है साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ का। लेट सपोज हारिस नहीं कुछ कर पाता, रिजवान आ जाता है, सुभान अल्लाह। सोचो ज़रा, बाबर भी आ गया, रिजवान भी आ गया, सलमान अली आगा भी है, 3 बैट्समैन मिडल ऑर्डर में एक ही तरीके की क्रिकेट खेलने वाले, एक ही तरह की इनिंग्स बिल्ड करके स्कोर करने वाले। अनबिलीवेबल। 3, और बाबर को तो चलो नंबर 3 कर दिया या ओपनर कर दिया, और सलमान अली आगा और रिजवान किधर बैटिंग करेंगे? अगर रिजवान को भी ऊपर खिलाएंगे तो फ़खर जमान किधर जाएगा? आपके लिए बहुत मसाइल खड़े होने वाले हैं। आपके पास इन सवालों में से किसी का कोई जवाब नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, जैसी हमारी क्रिकेट वैसे हमारे सिलेक्टर्स, वैसा हमारा कोई चीफ सिलेक्टर, वैसे हमारे पीसीबी की ब्यूरोक्रेसी, डम एज एफ। इनके पास अब ये मैंने आपके सामने खड़ा किया है नक्शा। वसीम जूनियर किधर है? उसको क्यों नहीं चांस दे रहे आप T20 में? सलमान मिर्ज़ा को आप ज़्यादा चांस क्यों नहीं दे रहे? कोई पता नहीं भाई, उनको बैटिंग हमारे उसको ऑलराउंडर्स खिलानी है, माइक हैसन को ज़्यादा से ज़्यादा। वो और ही पता नहीं कौन सी फिल्मों में लगा हुआ है। 8-9 बैट्समैन, T20 में 20 ओवर होते हैं। गीले फर्श के ऊपर बंदा इतनी जल्दी नहीं तलकता जितना 20 ओवर निकल जाते हैं T20 के भाई। पता नहीं 8वें-9वें नंबर पर ले जाकर बैटिंग को क्या करना है, और क्या जिता दिया आपकी 8वें-9वें नंबर की टीम आपने बैटिंग लाइनअप ले जाकर। बात है कि नहीं है? आपके जो इंडिया के अगेंस्ट कोलैप्सेस हुए हैं उससे आपको पता लग जाना चाहिए कि क्वालिटी टीम्स के अगेंस्ट आपकी 8वें-9वें नंबर तक बैटिंग जो है वो भी आपको नहीं बचा सकती। अब ये मेरे बहुत जेन्युइन सवाल हैं और इन सवालों का जवाब मुझे पता है किसी के पास नहीं है। बाबर को निकाला क्यों? अब वापस लाए हो तो वापस किस बेस के ऊपर लाए हो? आप अगर बाबर को लाए हैं तो आपने कुछ सोचा कि आपने बैटिंग को, टॉप ऑर्डर को, मिडल ऑर्डर को, लोअर मिडल ऑर्डर को किस तरीके से रीशेप करना है? क्योंकि इसमें कप्तान, कोच, सिलेक्टर्स है, चीफ सिलेक्टर जो भी करता है धरते आके भाई सारे, ये सब का ब्रेन चाइल्ड अभी आपके सामने आएगा T20 इंटरनेशनल की टीम की सूरत में। तो उसका आई रियली होप कि इन लोगों ने कोई
सांचा बनाया हो कि हम अपनी बैटिंग को इस तरीके से लेकर आएंगे, क्योंकि मुझे तो इतने लड़के होते हुए इनकी बैटिंग की नहीं समझ में आ रही कि ये कैसे मैनेज करेंगे। ये फिर बात वही है कि लड़कों को उनकी ओरिजिनल जगहों से हटाएंगे, फिर लड़कों के फेलियर होंगे, फिर ये कुछ नहीं कर पाएंगे, तो फिर कहेंगे कि ओहो बैटिंग नहीं चल रही, बैटिंग नहीं चल रही। बाबर नंबर 3 के ऊपर आकर यहाँ टॉप ऑर्डर में कुछ रन्स कर जाएगा तो बाबर के फैंस कहेंगे कि पाकिस्तान की टीम बड़े खड्डे में, वो भी भाई ने रन्स कर दिए ना, वो भी भाई बाहर होने चाहिए। ये मेंटालिटी हुई भी है हमारी क्रिकेट फैंस की, बट अनफॉर्चुनेट, बट क्या करें। पाकिस्तान की जीत किसी के लिए मैटर नहीं करती, उसके फेवरेट प्लेयर के रन्स या उसके फेवरेट प्लेयर की बॉलिंग वो उसके लिए टॉप प्रायोरिटी है। तो फिर आपके इंडिविजुअल लेवल के ऊपर प्लेयर्स ही परफॉर्म करेंगे थोड़े बहुत हल्के फुल्के से अपनी औकात के मुताबिक। अब जीतने नहीं वाले कुछ बड़ा फिर, जो मैं फोरसी कर रहा हूँ। ये जो आपने बैटिंग में ना इतने आलू ठूंस दिए हैं, इट वॉन्ट वर्क आउट अनफॉर्चुनेटली। चलो बाकी देखते हैं। इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस अप।